हेलो एवरीवन। आज हम महासागरीय जल के तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल की मात्रा इतनी अत्यधिक पाई जाती है। पृथ्वी के तल पर विद्यमान समस्त जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के कुल 70.8% भाग पर जल तथा 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अतिरिक्त और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर इतना जल उपस्थित हो। इसीलिए पृथ्वी को प्राय जलीय ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी के जलमंडल में जल का कुल आयतन 1 अरब 25 करोड़ घन किलोमीटर है। यदि इसे समान रूप से पृथ्वी के तल पर फैला दिया जाए तो पूरा संसार लगभग 3600 मीटर मोटी पानी की परत के नीचे डूब जाएगा। भूतल पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% भाग महासागरों में व्याप्त है। महासागरों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लगातार कम होता चला जाता है। इसका कारण है सूर्य किरणों का तिरछापन और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लगातार कम होने की रेट इसकी 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड है। हम महासागरीय जल के तापमान को दर्शाने के लिए आइसोथर्मल लाइंस का प्रयोग करते हैं। आइसोथर्मल लाइंस वो होती हैं जो महासागरीय तापमान को या समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं होती हैं। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशियन वाटर। महासागरीय तापमान का गर्म और ठंडा होना। महासागरीय जल के गर्म होने से तापमान इंक्रीज होता है या बढ़ता है और महासागरीय जल का ठंडा होने से तापमान कम होता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। महासागरीय जल के गर्म होने के दो क्रियाएं हैं। पहले सौर विकिरण का अवशोषण। सूर्य द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण का अवशोषण कर महासागरीय जल ऊष्मा प्राप्त करता है जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दूसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से महासागरीय जल का संबंध। पृथ्वी के भीतरी भागों में होने वाली गतिविधियों के कारण महासागरों की तली में ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि होते रहते हैं जिससे वहाँ से महासागरीय जल को एनर्जी प्राप्त होती है या ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे महासागरीय जल का तापमान बढ़। इसी प्रकार महासागरीय जल के ठंडा होने की भी तीन प्रक्रियाएं हैं। पहला, समुद्री जल से ऊष्मा का विकिरण। दूसरा है संवहन और तीसरा है वाष्पीकरण। समुद्र जल से ऊष्मा का विकिरण। महासागरीय जल दिन के समय सूर्य से ऊष्मा को एब्जॉर्व करता है, अवशोषण करता है। उसके बाद महासागरीय जल उस ऊष्मा को वायुमंडल में रेडिएट करता है, विकृत करता है जिससे महासागरीय जल का तापमान कम होता है। दूसरा है संवहन। संवहन द्वारा भी महासागरीय जल का तापमान कम होता है। उसके बाद है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से ऊष्मा वाटर वेपर में स्टोर होने लगती है जिसको महासागरों में वाष्पीकरण होने से भी तापमान कम होता है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर टेम्परेचर। महासागरीय जल के तापमान का अक्षैतिज वितरण। महासागरीय जल के महासागरीय जल के तापक्रम में अंतर के निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले है लैटिट्यूड, अक्षांश। अक्षांश बहुत हद तक महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर
अधिकतम होता है और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा से जो जो हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होता है। भूमध्य रेखा पर औसत टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वहीं 20 डिग्री अक्षांशों तक पहुँचते पहुँचते तापमान कम होता चला जाता है और 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 40 डिग्री अक्षांशों पर 14 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री अक्षांशों पर 1 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री की समताप रेखाएं ध्रुवीय क्षेत्रों के इर्द गिर्द टेढ़ा मेढ़ा वर्त बनाती है। 60 डिग्री अक्षांशों के बाद टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है। इसमें देखिए संसार का नक्शा है, इसमें भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर अधिक दिखाया गया है और ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते चले गए टेम्परेचर डिक्रीज होता चला गया या कम होता चला गया। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक होने के कारण समताप रेखाएं सीधी और पैरेलल हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी है, वहाँ पर स्थल भाग का प्रभाव पड़ता है क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है और जलीय भाग देर से ठंडा और देर से गर्म होता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग सीधी और एक समान होती हैं। नेक्स्ट है प्रीवेलिंग विंड, प्रचलित पवने भी महासागरीय जल के तापमान को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। महासागरों और समुद्र की ओर भूमि से चलने वाली हवाएं महासागरीय जल की सतह के जल को बहा ले जाती हैं, जिससे सतह का गर्म जल उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आने लगता है, जिससे उन क्षेत्रों का तापमान कम होने लगता है और जो जल वहाँ से बहाकर दूसरे स्थान पर गया था उन क्षेत्रों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रकार ठंडे पानी से गर्म पानी का विस्थापन तापमान में अनुदैर्ध्य भिन्नता का परिचय देता है। उसके बाद है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, जल एवं थल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध में सथल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है तो वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान अधिक रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण टेम्परेचर कम रहता है। उसके बाद है ओशियन करंट, महासागरीय धाराएं। समुद्र में बहने वाली महासागरीय धाराएं भी महासागरीय जल के तापमान को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। इसमें गर्म पानी की जलधाराएं ठंडे प्रदेशों की ओर प्रभावित होती है तथा ठंडी जलधाराएं ध्रुवों की ओर से उष्मा या उष्ण प्रदेशों की ओर प्रभावित होती है, जिससे सागरों के अक्षैतिज तापमान पर प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं गर्म होती हैं और वो ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती है और ध्रुवों की ओर से चलने वाली जलधाराएं भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर भूमध्य रेखा से चलने वाली गर्म जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी। यह जलधारा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पहुंचकर वहां का तापमान बढ़ा देती है। ध्रुवों से चलने वाली जैसे लैब्राडोर और
ग्रीनलैंड की जलधारा। जब ये जलधाराएं भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी तो गर्म क्षेत्रों में पहुंचेगी, तो वहाँ का टेम्परेचर कम कर देती हैं, जिससे महासागरों का तापमान प्रभावित होता है। उसके बाद है लवणता। लवणता भी काफ़ी हद तक महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। लवणता, समुद्री जल के तापमान पर लवणता का भी प्रभाव पड़ता है। अधिक लवणता वाला जल अधिक ऊष्मा को ग्रहण करता है, अतः उसका तापमान भी अधिक होगा। इसके विपरीत कम लवणता वाले क्षेत्रों में जल का तापमान कम पाया जाता है। उसके बाद है प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल। ध्रुवों के निकट सागरीय जल जम जाता है और विशाल हिमशैलों का निर्माण होता है। शीत ऋतु में ये हिमशैल भूमध्य रेखा की ओर बढ़ जाते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर सिकुड़ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इन हिमशैलों के तटीय भागों से कुछ हिमखंड टूटकर भूमध्य रेखा की ओर तैरने लगते हैं। इन्हें प्लावी हिमखंड कहते हैं। इनकी ऊंचाई आधा मीटर से लगभग 5 मीटर तक होती है। कुछ प्लावी हिमखंडों का आकार हिमचादरों जैसा होता है और वे कई किलोमीटर व्यास के होते हैं। तैरते हिम के कुछ भीमकाय पिंड भी होते हैं, जिन्हें प्लावी हिमशैल कहा जाता है। इनका शीर्ष जल स्तर से कम 5 मीटर ऊपर होता है। इसका 1/10 भाग ही जल स्तर से ऊपर होता है, शेष भाग जल में डूबा रहता है। इसका कारण यह है कि हिम का विशिष्ट घनत्व 0.9 है, जबकि महासागरीय जल का विशिष्ट घनत्व 1.02। कुछ प्लावी हिमशैल जल स्तर से लगभग 90 मीटर ऊंचे मीनार की भांति खड़े होते हैं। सबसे अधिक संख्या में प्लावी हिमशैल उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। इनमें से आधे ग्रीनलैंड की ओर हिमनदियों से उत्पन्न होते हैं तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में बेरिंग जलडमरू मध्य के अवरोध के कारण ये कम संख्या में पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में प्लावी हिमशैल बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर 60 किलोमीटर लंबे पाए जाते हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पैदा होते हैं। प्लावी हिमशैल खारे समुद्र में मीठे जल का प्राकृतिक स्रोत होते हैं। इसके बाद कुछ अन्य फैक्टर हैं, जैसे एवोपोरेशन रेट, वाष्पीकरण की दर। महासागरों का हर साल लगभग 3,50,000 क्यूबिक किलोमीटर जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और यह रेट भूमध्य रेखा के आसपास अलग पाई जाती है और ध्रुवों पर अलग पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम टेम्परेचर पाए जाते हैं और ध्रुवों पर टेम्परेचर कम पाए जाते हैं। इसी तरह आगे द डेंसिटी ऑफ वाटर। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ लोकल फैक्टर भी हैं, जिसमें सबमरीन रिज है, लोकल वेदर कंडीशन जैसे तूफान, साइक्लोन, विंड, फॉग्स, क्लाउड कवर, लैप्स रेट, कंडेंसेशन इत्यादि। उसके बाद है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक वाटर टेम्परेचर। महासागरीय जल के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। महासागरीय जल के लिए ऊष्मा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत सौर विकिरण है, जो समुद्र की सतह पर प्रत्यक्ष सौर विकिरण एवं विसरित व्योम विकिरण डिफ्यूज्ड स्काई रेडिएशन के रूप में प्राप्त होता है। आकाश से होने वाला विकिरण वायुमंडल में सौर विकिरण के प्रकीर्णन के फलस्वरूप समुद्रों की सतह तक पहुंचता है।
समुद्र के जल के भीतर ऊष्मा के प्रवेश की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। इस धरातल पर केवल चलन क्रिया द्वारा ही ऊष्मा का प्रवेश होता है। समुद्रों के अधस्तरों में ऊष्मा का स्थानांतरण का एकमात्र साधन संवहन है। अन्य साधनों में चलन क्रिया प्रमुख मानी जाती है, कंडक्शन, जिसे अत्यंत मंद गति से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। महासागरों के शुद्ध जल में सौर विकिरण का केवल 27% प्रथम 1 सेंटीमीटर सतह में, 62% ऊपरी 1 मीटर मोटी सतह में अवशोषण होता है। बाकी बचा 0.45% ऊर्जा 100 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर पाती है। तटों के निकट गंधले जल में ऊपरी सतह में ऊर्जा की मात्रा अधिक अवशोषित होती है, किंतु महासागरीय जल में होने वाली मिश्रण की प्रक्रियाएं, वाष्पीकरण में खर्च होने वाली ऊष्मा और पश्च विकिरण, बैक रेडिएशन आदि के द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का तापीय प्रभाव कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य परिस्थितियों में सतह से नीचे की ओर जल का तापमान निरंतर घटता चला जाता है। तापमान की दृष्टि से वायुमंडल की तरह महासागरों में भी कई परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल के अक्षोभ मंडल में जिस प्रकार तापमान धरातल से ऊपर की ओर घटता जाता है, उसी प्रकार महासागरों में तापमान पृष्ठतल से नीचे की ओर लगातार कम होता जाता है। निम्न अक्षांशों में वर्ष भर तथा मध्य अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में उष्ण पृष्ठीय तल का विकास होता है। समुद्री लहरों के द्वारा ऊपरी सतह के जल का निचले स्तर के जल से मिश्रण होता रहता है, जिसके फलस्वरूप एक मोटी गर्म परत का निर्माण होता है, जिसकी मोटाई 500 मीटर तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस उष्ण परत के नीचे तापमान में तीव्र गति से ह्रास होता है या तीव्र गति से कमी आती है, जिससे एक दूसरी परत का विकास होता है। उसे ताप प्रवण स्तर कहा जाता है या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। और इस थर्मोक्लाइन के नीचे अत्यंत ठंडे जल की तीसरी परत स्टार्ट होती है। उसका तापमान न्यूनतम तथा इसका विस्तार समुद्र के नितल तक होता है। इस स्तर में जल का तापमान 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। सरफेस जोन या मिक्स्ड जोन सरफेस से लगभग 100 मीटर की गहराई तक होता है। उसके बाद थर्मोक्लाइन 100 मीटर से लगभग 1000 मीटर की गहराई तक चला जाता है। और जो डीप जोन होता है 1000 मीटर से महासागरीय नितल तक पाया जाता है। और इस क्षेत्र में महासागरों का लगभग 80% वाटर या जल पाया जाता है। रेंज ऑफ ओशियन टेम्परेचर। सबसे पहले महासागरीय जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। वो सतल भाग की अपेक्षा देर से गर्म और देर से ठंडा होता है और मैक्सिमम इंसोलेशन दोपहर 2 बजे के आसपास प्राप्त होता है। महासागरों का दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास। महासागरों का तापमान दोपहर 2 बजे के आसपास उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं और सबसे कम तापमान सुबह 5 बजे के आसपास रिकॉर्ड किए जाते हैं। महासागरों में दैनिक तापांतर उसी दिन सबसे अधिक पाए जाते हैं जिस दिन आसमान में बादल नहीं है और वायुमंडल बिल्कुल शांत हो। उसी दिन सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किए जाते हैं।
महासागरीय जल के पृष्ठीय तापमान का वार्षिक तापांतर भी सतह की अपेक्षा बहुत कम होता है। किसी एक क्षेत्र में पाया जाने वाला वार्षिक तापांतर कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे सूर्य तप की मात्रा, महासागरीय धाराओं की प्रकृति, प्रचलित पवनें, उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महासागरों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के महासागर जैसे अटलांटिक, प्रशांत महासागर में वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। इन उत्तरी महासागरों में शीतकाल में महाद्वीपों से चलने वाली अत्यधिक ठंडी हवाएं जल के तापमान को कम कर देती है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर में वृद्धि होती है। दक्षिणी गोलार्ध में वार्षिक तापांतर का संबंध सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा में घटबढ़ से है। भूमध्य रेखीय महासागरों पर प्राप्त सौर ऊर्जा में अर्धवार्षिक परिवर्तन होने के कारण वहां के वार्षिक तापांतर में भी यही विशेषता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों पर साधारण तौर पर सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीना अगस्त और फरवरी में होता है। दक्षिण गोलार्ध में ठीक इसका विपरीत। ऐसी स्थिति में भूमध्य रेखीय क्षेत्र से बाहर उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र यहाँ पर सारा साल सूर्य किरणें सीधा चमकती हैं, जिस कारण साल भर यहाँ पर इंसोलेशन प्राप्त होता रहता है और महासागरों का तापमान अधिक पाया जाता है।